हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैदिक संस्कृत के अनुसार वर्ण विश्लेषण पर विचार किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला को पढ़ना परम आवश्यक था, क्योंकि हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई। अब वैदिक संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 63 या 64, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। लौकिक संस्कृत में घटते घटते वर्णों की संख्या हो गई 46। वहाँ पर भी कुछ विद्वान 47 मानते हैं, कुछ विद्वान 50 मानते हैं। सबके अलग अलग मत हुए। तो हिंदी भाषा भी इन विवादों से कहाँ अछूती रह सकती है। यहाँ पर भी भिन्न भिन्न मत हैं। तो प्रश्न उठता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या कितनी है, कुल वर्ण कितने हैं। तो हिंदी भाषा में उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर 45 वर्ण माने गए हैं। कितने वर्ण माने गए भैया? 45 वर्ण माने गए हैं, जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन माने गए। लेकिन परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 13। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। अब ये 2 स्वर कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। 2, 4, 6, 8 और 10, ये 10 वर्ण माने गए। लेकिन लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 13। 10 तो ये हो ही गए, 3 और माने गए। अब ये 3 कौन से थे? अंग, एह और री। 3 ही हो गए, 10 और 3 13। लेकिन लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या है 52। अब 52 किस प्रकार से है? जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन बराबर 52 स्वर माने गए। लेकिन यहाँ पर तो लेखन के आधार पर 13 स्वर माने गए। तो यहाँ पर अंग और जो अह है, इनका प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। इसलिए इनको नहीं मान करके केवल कितने माने? 10 + 1 11। तो लेखन के आधार पर वर्तमान में हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 41। ये किस प्रकार से हैं, कौन कौन से हैं, इनको हम निम्न चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है और जो व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? स्वर की संख्या मानी गई है 11 और व्यंजन माने गए हैं 41। अब स्वर वर्ण कौन से हैं? इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ह्रस्व स्वर और
दीर्घ स्वर। हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, ऊ और री। इनकी संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। 2, 4, 5, 6 और 7 और 4 ये कितने हो गए? 11। तो हिंदी के अंतर्गत स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हैं ए, ई, ऊ और री, जबकि दीर्घ स्वर हैं आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। टोटल कितने होते हैं? 11। अब आते हैं व्यंजन वर्णों पर। तो वर्तमान में हिंदी के अंतर्गत व्यंजन वर्णों के कितने भेद माने गए हैं? 5। ये 5 भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, आगत और संयुक्त। तो व्यंजन वर्णों को 5 भागों में विभाजित किया गया। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों का विश्लेषण हम संस्कृत के अंतर्गत भी कर चुके हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत इसमें कुछ और जोड़ दिया गया। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? कै से लेकर के मैं तक के सभी 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन इनमें ड और ढ, इन 2 वर्णों को और जोड़ दिया गया। इनमें नुक्ता चिन्ह लगा हुआ नीचे, इसका ध्यान रखना है। तो ड और ढ, टैठ है, डेढ़ है, वहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन उन पर ये चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये 2 चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए संख्या कितनी हो जाती है? 27। तो हिंदी के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 27। अंतस्थ वर्ण य, व, रे और ले। हिंदी में ये रे ले वे, संस्कृत में इसका क्रम ये है और हिंदी में ये रे ले वे। इन 4 वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म वर्ण वही है, श, श और है। इन 4 वर्णों को ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब आगत, जो विदेशी भाषा से आए हैं, जो हिंदी के अपने नहीं है लेकिन अन्य भाषाओं से आकर के हिंदी में सम्मिलित हो गए, उन्हें आगत कहते हैं। और ये हैं जय और फै। इन 2 वर्णों को आगत माना गया है और 2 वर्णों को हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन, इसमें है छ, त्र, ज्ञ और श्रे। संस्कृत में 3 माने गए, क्षत्रज्ञ, लेकिन यहाँ पर 4। छ का निर्माण हुआ कै प्लस से के योग से, त्र का निर्माण तय प्लस रे के योग से, ज्ञ का निर्माण जय प्लस ण के योग से और श्रेय का श प्लस रे के योग से। इस प्रकार 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 4 14, 14 27 41। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होती है 41, स्वर होते हैं 11। तो हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या मानी गई है 52। अब देखिए, कई आधारों पर वर्णों को अलग अलग
प्रकार से भी माना गया है। तो यहाँ पर हमने जो सारणी पढ़ी, ये केवल जो भेद किया गया है वो लेखन के आधार पर ये भेद किया गया है। अब हम आगे प्रयत्न के आधार पर इन व्यंजनों के भेदों का विश्लेषण करेंगे। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन भेद। अब ये प्रयत्न क्या है? यत्न या प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण में जो चेष्टा की जाती है उसे यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। तो उसके आधार पर व्यंजनों के कितने भेद किए गए हैं? तो वहाँ पर व्यंजन के भेद किए गए हैं 6 प्रकार से। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म, चौथा अयोगवाह, अगला आगम, और छठवां है आगत, और छठवां है संयुक्त गुच्छ या व्यंजन गुच्छ। अब देखिए स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मण, इनको हम पहले पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इस प्रयत्न के आधार पर इन 25 वर्णों को ही कैसे लेकर मैं तक के इन 25 वर्णों को ही स्पर्श व्यंजन की संज्ञा दी गई है। य लेवे को अंतस्थ व्यंजन माना गया है। सह को ऊष्म व्यंजन कहा गया है। तो अयोगवाह, इसके अंतर्गत कितने वर्णों की गणना की गई है? प्रश्न उठता है अयोगवाह कहते किसे हैं? तो जिनके चिन्ह जुड़ते हैं उसे अयोगवाह कहा जाता है। इसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन 3 को शामिल किया गया है। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? जिनके चिन्ह जुड़ते हैं उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और हिंदी के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन तीनों को अयोगवाह माना गया है। उसके बाद आगत, जो अन्य भाषाओं से आए गए, ये मान गए ड और ढ। इन दोनों को प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का एक भेद माना गया। यहाँ पर ड और ढ को आगत अर्थात अन्य भाषाओं से आया हुआ माना गया है। अब आता है अगला व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बने अक्षर को, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बने अक्षर को व्यंजन गुच्छ के नाम से जाना जाता है। अब इसके कई रूप हैं। जैसे इसका पहला रूप संयुक्त व्यंजन, इसके अंतर्गत 2 असमान व्यंजन संयुक्त होने पर, 2 असमान व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं।
दो असमान व्यंजन, व्यंजन तो है लेकिन कैसे अलग अलग, तो दो असमान व्यंजन संयुक्त होने पर जब आपस में मिलते हैं तो वो अपना स्वरूप ही धारण, जो उन्होंने किया उस स्वरूप को ही चेंज कर लेते हैं, उनका स्वरूप ही बदल जाता है। जैसे कै प्लस से, कै भी व्यंजन है और से भी व्यंजन है, दोनों मिले तो क्या बन गया, छः। तो दो असमान व्यंजन संयुक्त होने पर मिले तो क्या बना, अपना रूप बदल लेते हैं, अर्थात उन्होंने रूप बदल लिया। क्या रूप धारण कर लिया, छः का। उसी प्रकार तय प्लस रे बराबर त्रय, जय प्लस ने ये मिला तो बना ज्ञ, शय प्लस रे बराबर बना श्र। दूसरा हुआ रे के विशिष्ट रूप। रे भी अपना अपना स्वरूप परिवर्तित कर लेता है। कहाँ कहाँ पर करता है, किस प्रकार से करता है, तो पहला जब रे, रे कैसा, पूर्ण व्यंजन वाला अर्थात स्वर रहित, जब पूर्ण व्यंजन वाला रे जब यदि दो व्यंजनों के मध्य में आ जाता है या दो वर्णों के मध्य में आ जाता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर सुशोभित हो जाता है, अर्थात शीर्ष पर स्थान ग्रहण करता है। जैसे ध, र और में। अब यहाँ पर ध और में के बीच में क्या है, रे है। अब रे कैसा है, पूर्ण व्यंजन, इसलिए इससे अगला वर्ण कौन सा है, में, इसके शीर्ष पर चला जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा, धर्म। उसी प्रकार क, र, म और कै और मैं दोनों के बीच में रह है तो कहाँ चला जाएगा, मैं के ऊपर, क्या बन जाएगा, कर्म। तो एक तो रे का ये विशिष्ट रूप है, शीर्ष पर धारण, अपना स्थान धारण कर लेता है। दूसरा, जब रे किसी पूर्ण व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह दो रूप धारण करता है, एक तो तिरछा वाला, ये रूप धारण कर लेता है, और दूसरा नीचे इस रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे पे प्लस रे प्लस थे प्लस में। अब पे और रे, अब यहाँ पर रे इस पे के साथ तो पूर्ण व्यंजन मिल रहा है तो कौन सा रूप धारण कर लिया, तिरछा वाला रूप धारण कर लिया, तो क्या बन गया, प्रे थ न। अब ये रूप भी धारण करता है, जैसे रा प्लस से प्लस ट प्लस रे। अब रे के बाद में ए और है। अब देखिए यहाँ पर रा श ट जोड़ेंगे तो रा से और ट के बीच में कोई स्वर का व्यवधान, इसलिए आधा हो जाएगा। इसको जोड़ा टे प्लस रे, अब रे के बाद क्या है, ए, ये आकर के मिल गया, हलंत हट गया इसका, ये रूप प्राप्त हुआ। अब ये रे इसके साथ मिलेगा तो ये इस रूप को धारण कर लेगा, तब क्या बन जाएगा, राष्ट्र। उसके बाद अगला है इसका एक रूप द्वित्व व्यंजन। व्यंजन का एक रूप और है द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना, दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे
बच्चा, सम्मान, कच्चा। अब यहाँ पर च च, मैं, च चे, दो समान व्यंजन हैं और साथ साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार आगे हम बढ़ते हैं तो दो प्रकार से और स्वरों का विभाजन किया गया है। पहला है स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर व्यंजन भेद। स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसके आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष। घोष कहते हैं गूंज, तो वर्णों का उच्चारण करते समय जब वर्णों की गूंज निकलती है तो उन्हें घोष कहते हैं। या वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वर तंत्रियों से टकराकर घोष उत्पन्न करती है, गूंज उत्पन्न करती है, तो उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। और घोष वर्ण है 345/यण और है। अब प्रश्न उठता है 345 क्या है? तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यण वर्ण में आते हैं ये, बे, रे और ले और है। अब वर्ग कितने हैं? 5, कै, खे, गे, घे, णे, चे, छे, जे, झे, णे, टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये हुए पहले, ये हुए दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और ये पांचवे। तो 345 का मतलब वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो ये वर्ण है गे, घेने, जे, झेने, डे, ढेने, दे, धेने और बे, भे, में। ये सभी वर्ण कैसे हैं? घोष हैं। अर्थात इन वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो गूंज उत्पन्न होती है। इसके अलावा सभी स्वरों का भी घोष प्रयत्न होता है, इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अघोष। अघोष मीन्स गूंज का नहीं निकलना। तो वर्णों का उच्चारण करते समय जब गूंज नहीं निकलती है तो उन्हें अघोष कहते हैं। और अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? 12/सर। अब 12 का मतलब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला, दूसरा कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे और पे, फे। और सरवर्ण में आते हैं से, शे और से, तीनों से। तो वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और से, ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। उसके बाद व्यंजनों का एक आधार पर और विभाजन किया गया है और वो है वायु प्रक्षेप की दृष्टि से। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन भेद। तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प मीन्स धीमे से, प्राण मीन्स श्वास का। तो वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास का धीमी गति से मुख में प्रवेश करना
और धीमी गति से ही बाहर निकलना अल्पप्राण कहलाता है। अब अल्पप्राण कौन कौन से वर्णों का होता है? 135 बटा यण। पुनः समझेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस का धीमी गति से मुख में प्रवेश करना और धीमी गति से ही निकलना अल्पप्राण कहलाता है। और अल्पप्राण कहाँ पर होता है, किन वर्णों में होता है? वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण में, और यण वर्ण में य, व, र और ल। वर्ग का पहला जैसे क, तीसरा ग और पांचवा न, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। अब आता है दूसरा महाप्राण। महा मीन्स तेजी से, प्राण मीन्स श्वास का चलना और निकलना। तो वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास का धीमी गति से, तेज गति से मुख में प्रवेश करना और तेज गति से ही बाहर निकलना महाप्राण कहलाता है। जैसे 12 बटा सल, 12 बटा सल, और उसमें एक ढ वर्ण को हिंदी के अंतर्गत और माना गया है। अब 12 वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और सल में श, श, श है। उस वर्णों की गणना भी की जाती है। तो इन वर्णों का महापाप प्राण प्रयत्न होता है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों का विश्लेषण यहाँ पर पूर्ण होता है।